हेलो माय डियर स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम बैक टू आपका प्यारा सा अकेडमी ए स्क्वायर। हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे जिसमें हमने लास्ट क्लास में फैराडे लॉ कंप्लीट किया था। हाँ या ना? दो टाइप के सेल होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बहुत पहले पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल अभी अभी कंप्लीट किया है। फिर लास्ट में बचता है कंडक्टेंस ऑफ सेल। क्या बचता है? कंडक्टेंस ऑफ सेल। याद करना, सबसे पहला लेक्चर जहाँ पे मैंने तुमको बताया था दो टाइप के कंडक्टर्स होते हैं। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको ऑलरेडी बताया कंडक्टर कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। एक को बोलते हैं मेटेलिक कंडक्टर, दूसरे को क्या बोलते हैं? आयनिक कंडक्टर। करंट का फ्लो फिजिक्स सब्जेक्ट में भी होता है, करंट का फ्लो केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में भी होता है। लेकिन फिजिक्स में फ्लो ऑफ क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। केमिस्ट्री में फ्लो ऑफ क्या होते हैं? आयंस होते हैं। बोलो हाँ या ना? फिर कौन कौन सा फैक्टर है जो इस कंडक्टिविटी को क्या कर सकता है? इफेक्ट कर सकता है। इसी पोर्शन को हम लोग पढ़ते हैं जिसको टॉपिक का नाम है कंडक्टेंस ऑफ सेल। बोलो हाँ या ना? चलो एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। कंडक्टेंस ऑफ सेल हम लोग क्या पढ़ते हैं? कंडक्टेंस ऑफ सेल, जिसमें अपने को पढ़ना क्या क्या है? तो सबसे पहला फैक्टर अपने को पढ़ना है रेसिस्टेंस। दूसरा क्या पढ़ना है? कंडक्टेंस। तीसरा हम लोग पढ़ना है रेसिस्टेंस से रिलेटेड होगा रेसिस्टिविटी, कंडक्टेंस से रिलेटेड होगा कंडक्टिविटी। बोलो हाँ ना? इस कंडक्टेंस ऑफ सेल में अपने को पढ़ना कौन कौन सा टर्म्स है, ध्यान से देखना और क्वेश्चन क्या आता है। सबसे पहला पढ़ना है क्या बेटा? रेसिस्टेंस। दूसरा क्या पढ़ना है? कंडक्टेंस। रेसिस्टेंस से रिलेटेड होगा आपको रेसिस्टिविटी, कंडक्टेंस से रिलेटेड होगा आपको क्या बेटा? कंडक्टिविटी। फिर आपको पढ़ना है मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस। फिर इसका क्या पढ़ना है? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अब ये चीज़ ऑलरेडी आप रेसिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, ये आप क्लास 12 फिजिक्स में करंट चैप्टर में ऑलरेडी आप सुने हुए हो, जहाँ पे एक लॉ आपने पढ़ा होगा, ओम्स लॉ। क्या पढ़ा होगा आपने? ओम्स लॉ क्या कहता है? और ये ओम्स लॉ से ही आता है ना, और यहाँ भी आपको ओम्स लॉ लगने वाला है। अब इसमें जब तुमको क्वेश्चन मिलेगा तो तुम दो वर्ड को हटा दो बेटा, ध्यान से समझना, कंफ्यूजन कहाँ कहाँ पे होता है। एक वर्ड तुम हटा दो रेसिस्टेंस, दूसरा वर्ड हटा दो रेसिस्टिविटी, हटा दो। एक मैंने क्या ले लिया? रेसिस्टेंस, दूसरा क्या ले लिया? रेसिस्टिविटी। बाकी सब में देखो कंडक्टेंस जैसा ही कुछ है। देखो नंबर 2 पे क्या है? कंडक्टेंस। नंबर 3 पे क्या है? कंडक्टिविटी। 5th पे क्या है? मोलर कंडक्टेंस। फिर क्या है? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। टोटल 4 टर्म्स ऐसे जिसमें तुमको कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी दिख रहे हैं। बोलो हाँ या ना? तो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग बच्चों के लिए ये होता है कि तुमको क्या गिवन है या क्या पूछा है। तो इस पार्ट का अगर कभी भी तुमको न्यूमेरिकल मिले तो एक चीज़ का जरूर ध्यान रखना, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिट। किसका ध्यान रखोगे? यूनिट का ध्यान रखोगे। किसका ध्यान रखोगे? यूनिट का ध्यान रखोगे। तो हम लोग जितना भी कुछ पढ़ ले, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? इन तमाम चीज़ों का यूनिट साथ में रखना याद है। तो अब 1 बाय 1 हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं? रेसिस्टेंस। क्लियर है? जैसे फिजिक्स में तुम रेसिस्टेंस पढ़ते हो, सेम वहाँ ये भी रेसिस्टेंस ही है। जैसे तुम फिजिक्स में रेसिस्टेंस पढ़ते हो कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो में जो रुकावट होती है उसी को क्या बोलते हैं? रेसिस्टेंस। तो सिमिलरली यहाँ पे आयन के फ्लो में जो ऑब्स्टेकल होगा उसी को क्या बोलेंगे? रेसिस्टेंस। अगर सिंपल शब्दों में डिफाइन करना है तो मैं पॉइंट डिक्टेट कर देता हूँ। ऑब्स्टेकल प्रोवाइडेड इन द फ्लो ऑफ आयन इज कॉल्ड एज क्या बेटा? रेसिस्टेंस। अगर ओम्स लॉ से लूँ तो ओम्स लॉ क्या होता है? V इजिकल टू आई आर। तो R यही क्या है? रेसिस्टेंस है। तो R इजिकल टू क्या हो जाएगा? V अपॉन। कोई दिक्कत? अब इसकी यूनिट की बात करो, मैंने क्या बोला था? इंपॉर्टेंट क्या है? यूनिट। तो अगर आप इसके यूनिट की बात करो तो V क्या है? अरे V इजिकल टू आई आर। V क्या है? पोटेंशियल, वोल्ट। I क्या है? करंट, एम्पियर। R क्या है? रेसिस्टेंस। यूनिट क्या बेटा? ओम। अगर इसकी यूनिट की बात करोगे तो ऊपर में क्या आएगा? वोल्ट, और नीचे में क्या आएगा? तो वोल्ट पर एम्पियर को ही हम लोग अलग से एक नाम देते हैं जिसको क्या बोलते हैं? ओम। क्या बोलते हैं? ओम। किसको बोलते हैं? वोल्ट्स पर एम्पियर। और इसको एक सिंबल से भी रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। तो या तो मैं वोल्ट पर एम्पियर लिखूं, या तो सिंबल लिखूं, या ओम लिखूं, सब एक ही चीज है। कोई दिक्कत? बोलो ना हाँ या ना? रेसिस्टेंस क्या है? रुकावट है। कंडक्टेंस क्या है? कितना आसानी से करंट फॉलो करता है, कितना आसानी से आयन क्या करते हैं? फ्लो करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस। कितना दिक्कत से करंट फ्लो करते हैं उसको क्या बोलते हैं? रेसिस्टेंस। तो जो कंडक्टेंस होता है वो रेसिस्टेंस का जस्ट उल्टा होता है।
और अगर डिफाइन करूं तो रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस इज कॉल्ड क्या बेटा, कंडक्टेंस। क्या मैं गलत कह रहा हूं? तो जो कंडक्टेंस है जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जी, किससे रिप्रेजेंट किया है, जी, या कई बार तुमको सी से भी रिप्रेजेंट होता है। किससे रिप्रेजेंट होता है, सी। कंफ्यूज मत होना रिप्रेजेंटेशन से, इंपॉर्टेंट क्या है, यूनिट। इंपॉर्टेंट क्या है, कई बार तुमको इसको सी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो सी इज इक्वल टू 1 क्या बेटा, आर। तो आर का यूनिट क्या है, ओम्स। तो 1/ओम क्या होगा, ओम इनवर्स। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, OHM, ओम इनवर्स। ओम इनवर्स को इनवर्स है ना तो उल्टा पढ़ दो तो क्या होगा, MHO, महो। या ओम को किससे लिखते हैं, इस सिंबल से। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंबल का इनवर्स। क्या लिख सकते हैं, सिंबल का इनवर्स। समझ में नहीं आया, इसमें कोई दिक्कत? ये दो चीज समझ में आया। अभी इस टर्म को तुम पढ़ना भी मत, ये जो है इसको मैं कट कर देता हूं। मैंने तुमको दो ही चीज बताया, आयन जितनी दिक्कत से पास करेगा उसको क्या बोलेंगे, रेसिस्टेंस। आयन जितनी आसानी से पास करेगा उसको क्या बोलेंगे, कंडक्टेंस। रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होगा, ओम या OHM या ओम या वोल्ट पर एम्पियर। कंडक्टेंस का यूनिट क्या होगा, ओम इनवर्स, जिसको महो बोलते हैं। कोई दिक्कत? अब मैं क्या करता हूँ, अपने को क्या पढ़ना है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या क्या पढ़ना है, रेसिस्टिविटी। ध्यान से समझना। हमने जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिया था, क्या लिया था, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिया था ना, जिसमें क्या किया था, दो मेटल इलेक्ट्रोड को लिया था, बोलो ना, और उसको क्या किया था, एक्सटर्नल किसी बैटरी से, एक्सटर्नल सोर्स से क्या किया था, कनेक्ट किया था। बोलो। अब ध्यान से समझना, वो जो मेटल इलेक्ट्रोड है, मैंने तुमको दिखाया भी था कि ये एक स्क्वायर एरिया के जैसे होता है। सामने से अगर हम देखो तो वो तुमको क्या दिखता है, लेंथ दिखता है। बोलो ना हाँ या ना। तो जो मेटल प्लेट है उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड। ध्यान से समझना इस डायग्राम पे आने से पहले। तो ये अपना इलेक्ट्रोड यही है ना, ये मेटल प्लेट या मेटल क्या है, इलेक्ट्रोड है। ध्यान से समझना, ये इसका क्या है, सरफेस एरिया। ये इसका क्या है बेटा, सरफेस एरिया। चलो मैं तुमको दिखाता हूँ दो चीजें। ये सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड है, कुछ ना कुछ उसका लेंथ एंड विड्थ होगा ना, समझो। तो इसका जो सरफेस एरिया है, इसको मैं क्या ले लेता हूँ, ए। मतलब कुछ ना कुछ लेंथ इंटू विड्थ होगा इस इलेक्ट्रोड का, बोलो है ना। तो ए इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ, L इंटू वी ले लेता हूँ। ये दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का कुछ ना कुछ डिस्टेंस भी तो होगा, बोलो ना हाँ ही ना, कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा। तो इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का जो डिस्टेंस होगा ये ऐसे होगा, दिखाने के लिए मैंने ऐसे दिखा दिया, लेकिन ये दोनों इलेक्ट्रोड ऐसा होगा। और ऐसे में दिखाऊं तो ये इसका सरफेस एरिया है जिसमें मैं पाम रोल कर रहा हूँ, बोलो है ना। और इनके दोनों के बीच का कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो होगा, बोलो ना हाँ ही ना। तो या तो तुमको कई सारे बुक में L होगा या D होगा। ये जो L है ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड। क्या है ये, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ए सरफेस एरिया, L क्या है, या तो गैप बिटवीन द इलेक्ट्रोड या डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड कह सकता हूं। तो ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द, क्या तुमको मेरी बात समझ में आ रही है? अब ध्यान से समझना, मैं तुमसे एक एग्जांपल पूछता हूं। अगर दो इलेक्ट्रोड के बीच में, फॉर एग्जांपल समझो मैंने इलेक्ट्रोड को पास पास रखा, इतना डिस्टेंस है, तो जो भी आयन होगा कैटायन या एनायन, चलो एक एग्जांपल से मैं समझाता हूं। जो भी आयन होगा कैटायन या एनायन, ये प्लस है, ये क्या है बेटा, माइनस। बोलोगे हाँ ना। अगर एनायन ए माइनस है तो यहाँ मूव करेगा, कैटायन सी प्लस है तो यहाँ मूव करेगा, बोलो हाँ ना। अगर इस इलेक्ट्रोड के बीच का गैप बढ़ा दो तो आयन को ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। ध्यान समझना, ये इलेक्ट्रोड है और ये यहाँ पे आयन है, तो आयन इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल होगा। और इलेक्ट्रोड को मैं दूर कर दूँ तो अब आयन को ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। तो आयन को किस केस में ज़्यादा दिक्कत होगा फ्लो करने में, जब कम डिस्टेंस ट्रेवल करना है या जब ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना है। मतलब अगर लेंथ बिटवीन द इलेक्ट्रोड अगर मैं बढ़ाऊँ तो उससे आयन की दिक्कत बढ़ेगी। मतलब रेजिस्टेंस बढ़ेगा या कंडक्टेंस बढ़ेगा, खुद से समझना, तुमको कुछ याद ही नहीं करना है, बाद में हम लोग डिफिनेशन वगैरह पाएंगे।
दैट मीन्स अगर डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड अगर बढ़ रहा है तो उससे रुकावट वाला पार्ट बढ़ रहा है, और रुकावट वाले पार्ट को ही हमने रेसिस्टेंस नाम दिया है। बोलो ना, हाँ ना। तो एक बात तो है कि जो रेसिस्टेंस है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गैप बिटवीन द इलेक्ट्रोड। अब बोलो हाँ या ना। दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। समझो एक केस में इलेक्ट्रोड का साइज ये है, चलो मैं ये एग्जांपल लेता हूँ। एक केस में इलेक्ट्रोड का साइज ये है, तो इतना ही आयन आएगा। समझो एक एग्जांपल तुमको बताता हूँ। दशहरा का टाइम है, घर में पापा ने फैमिली पैक आइसक्रीम लाई, 4-5 बच्चे ग्रुप में खा रहे हैं। किसको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा? जिसका स्पून छोटा होगा, जिसका स्पून बड़ा होगा? समझ गए कि नहीं समझ गए? तो उसमें ज़्यादा आएगा। अगर इलेक्ट्रोड छोटा है तो इतना ही आयन आ सकता है, और इस केस में अगर इलेक्ट्रोड ये ले लो, दोनों ब्लैक ही है ना, तो बताओ किस केस में ज़्यादा आयन पहुंच पाएंगे जल्दी? बड़े वाले में। बोलो ना, है ना। तो सरफेस एरिया, स्पून छोटा है तो कम ही आइसक्रीम आएंगे, बड़ा स्पून से ज़्यादा आइसक्रीम आएंगे। इलेक्ट्रोड छोटा है तो कम ही आयन पहुँच पाएंगे। बोलो है ना। और इलेक्ट्रोड का साइज बड़ा हो गया तो ज़्यादा आयन पहुँचेंगे। तो इलेक्ट्रोड बढ़ाने से दिक्कत वाला पार्ट बढ़ा या रुकावट वाला पार्ट बढ़ा? अगर इलेक्ट्रोड का सरफेस एरिया बढ़ाया तो इससे रेसिस्टेंस बढ़ेगा या कंडक्टेंस बढ़ेगा? इससे सुविधा हुआ ना, आयन जल्दी मूव करेगा, तो इससे क्या बढ़ेगा? कंडक्टेंस बढ़ेगा। अरे बोलो ना, हाँ ना। दैट मीन्स अगर सरफेस एरिया बढ़ा तो रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? इतनी बात सबको समझ में नहीं आया? तो दोनों को मैं एक साथ लिख सकता हूँ? एक साथ लिखूँ तो लिख सकता हूँ ना। तो क्या लिखूंगा? तो जो रेसिस्टेंस है वो गैप बिटवीन इलेक्ट्रोड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बोलो हाँ या ना। अब इसी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए एक नया कांस्टेंट दे दूँ? बोलो ना, हाँ ना। तो इसी को लिखते हैं R इज इक्वल टू रो। रो क्या लिया? रेसिस्टेंस के लिए कांस्टेंट लाया, L बाई ए। अब एक बार ध्यान से समझ बेटा कि तुमने कोई बैटरी बना लिया, तुम केमिकल इंजीनियर बाद में बने IIT से, तुमने क्या बनाया? एक बैटरी बना लिया। तो एक बार बैटरी का जो इलेक्ट्रोड लेना था ले लिया ना तुम जी, कि टाइम टू टाइम बैटरी का इलेक्ट्रोड चेंज करेगा? ऐसा होता है कि हर जैसे पेट्रोल पंप पे तुम जाते हो कार में फ्यूल डलवाने के लिए, तो बैटरी का प्लेट भी चेंज करते हो, भैया थोड़ा मेरी बैटरी का साइज कम ज़्यादा कर देना, करते हो क्या? मतलब एक बार जो बैटरी बननी थी बन गई ना, तो इलेक्ट्रोड चेंज होता है क्या बार बार? जितना गैप रखना था रख दिए, क्या वो चेंज होगा क्या? तो एक बने हुए बैटरी के लिए L और A तो फिक्स होगा। बोलो भाई ना। फैक्टर रेसिस्टेंस को इफेक्ट कर रहा था, वो फैक्टर तो फिक्स हो गया। तो उस सेल के लिए जो ऑफर्ड रेसिस्टेंस होगा उसी को क्या बोलेंगे? रेसिस्टिविटी। मतलब एक पर्टिकुलर साइज ऑफ इलेक्ट्रोड के लिए जो ऑफर्ड रेसिस्टेंस होगा उसी को क्या बोलेंगे? रेसिस्टिविटी। इसलिए इसको एक और नाम बोलते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस एंड क्या बेटा? रेसिस्टिविटी, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रो। R इज इक्वल टू रो L अपॉन क्या? A। R क्या है? रेसिस्टेंस। ध्यान से समझना, R क्या है? रो क्या है? रेसिस्टिविटी। L क्या है? डिस्टेंस, या इसी को गैप बोल सकता हूं, गैप बिटवीन, बोलो ना, इलेक्ट्रोड। और A क्या है? सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। तो रो की वैल्यू निकाल लो, तो रो इज इक्वल टू कितना होगा? R इंटू A बाई L। और इसी रो को क्या बोलते हैं? रेसिस्टिविटी। क्या बोलते हैं? इसी रो को क्या बोलते हैं? रेसिस्टिविटी। चलो सबसे पहले इसकी यूनिट की बात करते हैं। अभी भी डिफिनेशन नहीं आया है, क्या इसको तुम डिफाइन कर पाए हो? क्या डिफाइन कर पाए हो? नहीं कर पाए। इसकी यूनिट की बात करो, यूनिट क्या होगा? ओम। ऊपर में क्या है? एरिया, लेंथ इंटू विड्थ। नीचे क्या है? लेंथ। अगर तुम ऐसा यूनिट की बात करोगे तो क्या आना चाहिए? ओम मीटर, यही आना चाहिए, ओम इंटू मीटर। लेकिन तुम कोई भी सेल देखे हो जो 1 मीटर का हो? तो यहाँ पे ऐसा यूनिट का तो कुछ सिग्निफिकेंस ही नहीं है।
क्योंकि यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रोड का बीच का गैप होगा या उसका सरफेस एरिया होगा वो सेंटीमीटर में होगा। किस में होगा? सेंटीमीटर में। तो ये तुम करोगे तो ये ऐसा यूनिट हो जाएगा और इसका कुछ सिग्निफिकेंस नहीं है क्योंकि मीटर में हम लोग लेते ही नहीं है। तो हम लोग किस में लेंगे? ओम सेंटीमीटर। क्या लेंगे इसको? ओम सेंटीमीटर। चलो अब इसको हम लोग क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं। क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं। तो इसको डिफाइन करने के लिए मैं तुमको एक चीज़ पढ़ाता हूँ जिसको बोलते हैं कंडक्टिविटी सेल। अब कंडक्टिविटी सेल क्या कहता है पहले ध्यान से समझना। एक बात तो तुम्हें समझ में आ गया कि जब तुमने कोई एक बैटरी बना ली तो उसका दो चीज़ फिक्स हो गया। क्या क्या? इलेक्ट्रोड का साइज मतलब इलेक्ट्रोड का सरफेस एरिया और दूसरा उसके बीच का गैप फिक्स हो गया। बोलो है ना? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी? कंडक्टिविटी सेल। क्या पढ़ रहे हैं? कहता है वो सेल जिससे किसी सेल का हम लोग या तो कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी मेजर करते हैं उसी को क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी सेल। क्या बोलते हैं उसी को? और इस सेल को पढ़ने के लिए मैं सबसे पहले तुमको पढ़ता हूँ सेल कांस्टेंट। क्या पढ़ाता हूँ? सेल कांस्टेंट को जी से रिप्रेजेंट करते हैं। कई सारे बुक में रिप्रेजेंटेशन चेंज कर जाएगा। इंपॉर्टेंट क्या है? बार बार बोलता हूँ, यूनिट। अब एक भी सेल, किसी एक सेल के लिए क्या फिक्स होता है? तुम कहोगे ये दोनों फैक्टर फिक्स होता है। क्या क्या? सरफेस एरिया एंड गैप बिटवीन द इलेक्ट्रोड। तो ये दोनों पैरामीटर किसी सेल के लिए कांस्टेंट होगा या नहीं होगा? और उसी के रेशियो को अपन क्या बोलते हैं? सेल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? इट इज रेशियो ऑफ गैप बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड क्या बेटा? सरफेस एरिया ऑफ क्या? बोलो हाँ ना? तो अगर मैं जी को लिखूं, जी इज इक्वल टू क्या होगा? एल बाई ए। एल क्या? सेंटीमीटर। नीचे क्या बेटा? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? यूनिट क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर क्या बेटा? इनवर्स। बोलो हाँ या ना? इसमें कोई दिक्कत? अब तुम मान लो कि हमने एक सेल लिया, ऐसा हमने एक सेल लिया जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए। कितना हो जाए? मतलब लेंथ भी उस सेल का, इलेक्ट्रोड का 1 सेंटीमीटर एंड उसका विड्थ भी कितना? 1 सेंटीमीटर। हमने ऐसा एक सेल लिया जिसका लेंथ एंड विड्थ इलेक्ट्रोड का कितना है बेटा? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही तुम्हारा इलेक्ट्रोड है। ध्यान से देख पहले, यही इलेक्ट्रोड है। एक इसका लेंथ होगा, तो ये मैं लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड ले लेता हूँ। कितना? 1 सेंटीमीटर तुमको दिख रहा होगा। और दूसरा इस इलेक्ट्रोड का मैं क्या ले लूँ? विड्थ। कितना? 1 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया कितना हो गया? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो ना हाँ ना? तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। और उसके बीच का अगर गैप भी मैं 1 सेंटीमीटर ले लूँ, मतलब गैप बिटवीन द इलेक्ट्रोड, लेंथ कितना ले लूँ? 1 सेंटीमीटर। तो ये जो एल है ये कितना ले लूँ? 1 सेंटीमीटर। तो ध्यान से समझना, ये एक इलेक्ट्रोड है जिसका सरफेस एरिया कितना है। दूसरा ये एक इलेक्ट्रोड है, इसका भी कितना? तो एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम नहीं हो गया? अरे वॉल्यूम कैसे निकालते हो? लेंथ, विड्थ एंड हाइट। तो अगर इस गैप ऑफ इलेक्ट्रोड को मैं इसके एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या निकल जाएगा? वॉल्यूम। बोलो है ना? वो वॉल्यूम कौन सा होगा? जो दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का इनक्लोज्ड वॉल्यूम होगा। बोलो ना हाँ ना? क्या मेरी बात समझ में आ रही सबको? तो अगर मैं इसका तुमको वॉल्यूम दिखाऊं तो ये वॉल्यूम कैसा होगा? ध्यान से देखना, ये इनक्लोज्ड वॉल्यूम होगा। क्या तुम देख पा रहे हो? बोलो है ना? तो दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का इनक्लोज्ड वॉल्यूम कितना होगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब। बोलो हाँ ना? तो ये जो वॉल्यूम बिटवीन दीज टू इलेक्ट्रोड कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर क्यूब। और जो सेंटीमीटर क्यूब है उसी को क्या बोलते हैं? उसी को क्या बोलते हैं? ml। अरे सेंटीमीटर क्यूब को क्या बोलते हैं? मिलीलीटर। तो क्या हो गया? इसको क्या बोल सकता हूँ? क्या इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रोलाइट होगा,
अब दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का जो कॉमन वॉल्यूम होगा उसका वॉल्यूम कितना होगा 1 ml। अरे बोलो हाँ या ना। अब हमने यही लिया था R इजिकल टू रो L बाई ए, लेंथ कितना 1 सेंटीमीटर, एरिया कितना 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1 बाई 1 कितना हो गया, खत्म। उस केस में रो किसके बराबर हो गया, R के बराबर। दैट मीन्स वैसा कोई कंडक्टिविटी सेल जिसमें इलेक्ट्रोलाइट का एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो और उनके बीच का गैप भी कितना हो 1 सेंटीमीटर, तो दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का वॉल्यूम कितना होगा 1 ml। और उस 1 ml वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से जो रेसिस्टेंस ऑफर्ड हो रहा है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रेसिस्टिविटी। क्या बोलेंगे। और एक बार तुमने कोई सेल बना लिया तो क्या उसका एल और ए चेंज करेगा, क्या नहीं करेगा। तो ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो ये जो रेसिस्टिविटी रो है, सबसे पहला चीज ये क्या आ गया, इट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, इट इज ए रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय 1 ml वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। 1 ml वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से जो ऑफर्ड रेसिस्टेंस होगा उसी को क्या बोलेंगे, रेसिस्टिविटी। क्या मेरी बात समझ में आया। इट इज डिफाइंड एज, अब बताओ रेसिस्टिविटी तुमको समझ में आया बाय डेफिनेशन, सोच के बताओ। सबसे पहले पढ़ाया रेसिस्टेंस, फिर पढ़ाया कंडक्टेंस, फिर पढ़ाया तुमको रेसिस्टिविटी। उसको समझाने के लिए एक चीज़ पढ़ाया जिसको क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट। क्या पढ़ाया तुमको, सेल कांस्टेंट, जिस किसके बराबर है, L/A के बराबर। कोई दिक्कत। तो जैसे रेसिस्टेंस का क्या हुआ, रेसिस्टिविटी, तो वैसे कंडक्टेंस का क्या होगा, कंडक्टिविटी। बोलो, रेसिस्टेंस को R से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट क्या होगा, ओम। कंडक्टेंस को C से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट क्या होगा, ओम इनवर्स। कंडक्टिविटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट क्या हो गया, ओम सेंटीमीटर। अब किसकी बात आ गई, कंडक्टिविटी। बोलो हाँ ना। अब कंडक्टिविटी क्या था कि आयन कितना इजी से फ्लो कर रहा है। सिंपल शब्द में बोलूं तो इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। तो एक डिफरेंशन तो ये भी हो सकता है, K इज इक्वल टू 1 बाई रो। मान लो कभी भूल जाते हैं तो कैसे याद रखेंगे, इतना तो पता होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक में 2 इलेक्ट्रोड होगा, उनके बीच का कुछ ना कुछ गैप होगा। तो इलेक्ट्रोड जितना बड़ा होगा उस सेल का कंडक्टेंस उतना ज़्यादा होगा। तो मैं ये भी कह सकता हूँ जो कंडक्टेंस C है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। बोलो हाँ ना। और जितना गैप ज़्यादा होगा कंडक्टेंस उतना कम होगा, क्योंकि गैप बढ़ने से रुकावट बढ़ रही है। तो मैं ये भी कह सकता हूँ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू L। तो दोनों को एक साथ क्या लिख सकते हैं, C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A बाई L। अब इसी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए एक नया कांस्टेंट लाऊंगा। अब इसी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए एक नया कांस्टेंट दूंगा, तो क्या लिखूंगा, C इज इक्वल टू K A बाई L। इसको K नहीं पढ़ते, इसको बोलते हैं कप्पा। क्या बोलते हैं। अब अपने को क्या चाहिए, K चाहिए, तो K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C इंटू L बाई ए। बोलो हाँ ना। और तुम अगर यहाँ से भी निकालोगे तो यहाँ से भी वही निकलेगा। क्या निकलेगा, K इज इक्वल टू 1 बाई रो। रो की वैल्यू क्या थी, रो की वैल्यू यहाँ निकाली थी, रो इज इक्वल टू R A बाई L। तो 1 बाई आर क्या हो गया, कंडक्टेंस। तो K इज इक्वल टू 1 बाई आर C इंटू क्या बेटा, L बाई ए। L बाई ए को ही क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट G। बोलो हाँ ना। सेल कांस्टेंट G इज इक्वल टू क्या होता है, L बाई ए। तो इसको ये भी लिख सकते हैं, K इज इक्वल टू C इंटू G। K क्या है, कंडक्टिविटी, C क्या है, कंडक्टेंस, G क्या है, सेल कांस्टेंट। बोलो हाँ ये ना। काफ़ी खूबसूरत रिलेशन निकल गया। कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू, बोलोगे क्या रह गया, तुम कहोगे सर यूनिट। इस चैप्टर में एक ही चीज़ हम, इस टॉपिक में एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या बेटा, यूनिट। अगर यूनिट की बात कर दो
सी की यूनिट क्या थी? ओम इनवर्स। एल बाई ए, जी की यूनिट क्या थी? सेंटीमीटर इनवर्स। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तुम कहोगे सर अभी तो डिफाइन किया था। क्या डिफाइन किया था? 1 ml ऑफ सॉल्यूशन से जो ऑफर्ड रेसिस्टेंस होगा उसी को क्या बोलेंगे? रेसिस्टिविटी। तो 1 ml ऑफ सॉल्यूशन से जो ऑफर कंडक्टेंस होगा उसी को क्या बोलेंगे? कंडक्टिविटी। बोलो ना हाँ या ना। इसलिए तो इसको स्पेसिफिक कंडक्टिविटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। क्योंकि एक बार जो तुमने सेल ले लिया तो उसका एल और ये क्या हो जाएगा? फिक्स हो गया। तो ये भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव। कंडक्टेंस एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, लेकिन कंडक्टिविटी, अरे बोलो ना हाँ ना। तो ये कैसी प्रॉपर्टी होगी? इंटेंसिव। बोलो है ना। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज डिफाइंड एज कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय 1 ml ऑफ क्या बेटा? इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड। क्या किसी बच्चों को इसमें कोई संदेह? एक बार रुक करके देखो, मैंने 4 चीज़ें बता दी तुमको। रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी। यूनिट बता दिया। यूनिट क्या होगा इसका? इसको ये भी लिख सकता हूं, महो सेंटीमीटर, और ओम इनवर्स को एक और नाम बोलते हैं सीमेंस सेंटीमीटर। तो इसको एक और चीज बोल सकते हैं, सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। बोलो हाँ या ना। ये 4 चीजें समझ में आ गई। चलो आगे मैं तुमको एक चीज पढ़ाता हूँ, मोलर कंडक्टिविटी पढ़ाता हूँ। अब तुमको हेडिंग से समझ जाओगे तो तुमको दिक्कत नहीं होगी। कंडक्टेंस क्या था? कितने आसानी से आयन मूव करते हैं, उसी को क्या बोला था? कंडक्टेंस। कंडक्टिविटी क्या बोला? 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से जो ऑफर्ड कंडक्टेंस होगा उसको क्या बोलेंगे? ये क्या है? मोलर कंडक्टिविटी। किससे बोलेंगे? क्या बोलेंगे? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से जो ऑफर्ड कंडक्टेंस होगा उसी को क्या बोलेंगे? मोलर कंडक्टिविटी। बोलो ना हाई ना। तो अपने को 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को पकड़ना होगा। किसको पकड़ना होगा? यही है। इट इज डिफाइंड एज कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयन प्रोड्यूस्ड बाय क्या बेटा? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन द गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से जो ऑफर्ड कंडक्टेंस होगा उसी को क्या बोलेंगे? कंडक्टिविटी। कौन सा कंडक्टिविटी? मोलर कंडक्टिविटी, या इसी को मोलर कंडक्टेंस बोलते हैं। बोलो ना है ना। इसको रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा एम से। किसे रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्डा एम। ये लिखा भी हुआ है। इसको किसे रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्डा। 2 टाइप से लैम्डा लिखते हैं, एक को बोलते हैं कैपिटल लैम्डा, दूसरे को क्या बोलते हैं? स्मॉल लैम्डा। बोलो ना है ना। तो ये तुम्हारा कैपिटल लैम्डा, ये तुम्हारा क्या है? स्मॉल लैम्डा। और मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू, ये क्या है? कप्पा मतलब क्या? कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मतलब 1 ml ऑफ सॉल्यूशन से। लेकिन अपने को इस बार वॉल्यूम क्या चाहिए? वो वॉल्यूम जिसमें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है। बोलो है ना। इसलिए आता है मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी मल्टीप्लाई क्या बेटा? वॉल्यूम। लेकिन ये वॉल्यूम कौन सा है? कह रहा है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। 1 मोल ऑफ। अब यहाँ पे एक दिक्कत होगी तुमको। अब एग्जाम में कभी तुमको वो वॉल्यूम देगा ही नहीं जिसमें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि कभी भी किसी इलेक्ट्रोलाइट को अपने को क्या गिवन होता है? कॉन्सेंट्रेशन। क्या गिवन होता है? ये तो फॉर्मूला डिफिनेशन वाइज अपने को ही निकल गया कि कभी भी कंडक्टिविटी को उस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो जिसमें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है। तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से जो ऑफर्ड कंडक्टेंस होगा उसी को क्या बोलेंगे? मोलर कंडक्टिविटी। लेकिन अपने को वॉल्यूम कौन सा चाहिए होगा? जिसमें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है। अपने को गिवन क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन या मोलरिटी। कॉन्सेंट्रेशन गिवन होता है या क्या गिवन होता है? मोलरिटी गिवन होता है। बोलो है ना। बोलो मोलरिटी क्या होगा? बोलो है ना। तो कभी भी अगर मोलरिटी m लिखोगे तो ये क्या होगा? n/v। बोलो ना है ना। तो ये कौन सा वॉल्यूम है? ये वॉल्यूम लीटर में होता है ना। तो ये वॉल्यूम किस में होता है? लीटर में। अगर किसी सॉल्यूशन का मोलरिटी m है, अगर किसी सॉल्यूशन का मोलरिटी m है, तो हम उसको कैसे डिफाइन करते हैं? n मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। बोलो ना हाई ना। क्या बोलते हैं? n मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन
क्या मेरी बात हर एक बच्चों को समझ में आ रही है? अरे बोलना बेटा हाँ या ना। तो इसको लिख सकता हूं ना, n मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 क्या बेटा 1 लीटर ऑफ क्या बेटा सॉल्यूशन। तो क्या मैं 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन को 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन लिख सकता हूं? बोलो भाई ना। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, when n मोल ऑफ सॉल्यूट इन क्या बेटा, ध्यान से समझना, 1000 ml ऑफ क्या बेटा सॉल्यूशन। तो 1 मोल कितने वॉल्यूम में होगा? अगर n मोल 1000 ml में है तो बता बेटा 1 मोल कितने में होगा? 1 मोल ऑफ कितना बेटा 1000 बाई n, बोलो ml ऑफ क्या बेटा सॉल्यूशन। तो ये 1000 बाई n कौन सा वॉल्यूम आ गया? बोलो भाई ना। और अगर किसी सॉल्यूशन का 1 लीटर है तो जो n मोल है वही मोलरिटी होगी। बोलो ना हाँ ना। ध्यान से समझ बेटा, अगर ये वॉल्यूम 1 हो जाए, कितना हो जाए, तो n की वैल्यू किसके बराबर है? m मोलर सॉल्यूशन। बोलो भाई ना। तो इस n को मैं m रिप्रेजेंट कर सकता हूं, बोलो। तो इसको भी मैं m रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कितना हो जाएगा 1000 बाई m। और 1000 बाई m कौन सा वॉल्यूम है जिसमें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है? तो यहाँ अपने को यही वॉल्यूम चाहिए जिसमें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है। बोलो है ना। तो जब इसको मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये फॉर्मूला क्या आ गया, लैम्डा m इजिकल टू के इंटू 1000 अपॉन क्या बेटा, क्या मेरे को समझ में आ गया? इसी को क्या बोलते हैं, क्या समझ में आ रहा है? सही है। फॉर्मूला कैसे है पता है ना, के इंटू 1000 बाई मोलरिटी। अब क्या बच गया, तुम कहोगे सर यूनिट, के की यूनिट क्या आ गई थी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स या सीमेंस पर सेंटीमीटर। अरे बोलो ना हाँ है ना। तो ऊपर में क्या आ गया, ओम इनवर्स अपॉन नीचे में मोलरिटी। मोलरिटी का यूनिट क्या है, इस m का यूनिट क्या है, ऊपर में क्या मोल, नीचे में वॉल्यूम। बोलो ना हाँ है ना। अब अपने को लीटर को किस में लाना पड़ेगा, मिलीलीटर। और 1 लीटर को मिलीलीटर में लाओगे तो कितना हो जाएगा 1000 ml होगा ना। तो ये किस में हो जाएगा, ml मतलब सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या आ जाएगा, मोल अपॉन सेंटीमीटर का क्या बेटा क्यूब। बोलो हाँ ना। पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, मोल अपॉन सेंटीमीटर का क्या बेटा, मोल अपॉन सेंटीमीटर का क्यूब। मतलब मोल सेंटीमीटर क्यूब -3, -3 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +3, +3 -1 तो क्या आ जाएगा, ओम इनवर्स मोल इनवर्स सेंटीमीटर का स्क्वायर। बोलो ना हाँ है ना। और ओम इनवर्स को क्या बोलते हैं, सीमेंस। तो क्या हो जाएगा, सीमेंस मोल इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आई? बोलो ना हाँ है ना। तो सिमिलरली जैसे ये मोलर कंडक्टिविटी है वैसा ही हम क्या ले सकते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। क्या ले सकते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। बोलो ना हाँ है ना। तो पहले मोल और इक्विवेलेंट में फ़र्क समझ लेते हैं क्या है, किसमें किसमें, मोल और इक्विवेलेंट। तो हम लोग ऑलरेडी फ्राडे लॉ में ही देखा था, क्या, नंबर ऑफ मोल को आप n फैक्टर या वैलेंस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकल जाएगा। बोलो हाँ है ना। दूसरा ध्यान समझना, नॉर्मेलिटी क्या होता है, नॉर्मेलिटी जैसे मोलरिटी क्या होता है, मोल अपॉन वॉल्यूम n/v। तो नॉर्मेलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल की जगह नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अपॉन क्या बेटा
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट की जगह नंबर ऑफ मोल इंटू एन फैक्टर लिख सकता हूं? अरे बोलो हाँ ना, तो इसको क्या लिख सकता हूं? नंबर ऑफ मोल इंटू क्या, एन फैक्टर अपॉन कितना, तो मोल बाई वॉल्यूम को क्या लिख सकता हूं, मोलरिटी। तो सीधा सीधा नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी मल्टीप्लाई क्या बेटा। तुम कभी भूल भी जाओगे तो याद रखना, पहले मोल पढ़े या पहले इक्विवेलेंट सुनने को मिला, पहले मोल, तो जो पहले आया उसी में कुछ छेड़छाड़ करोगे तो बाद वाला आएगा। तो मोल पहले आया है तो मोल में एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर तो इक्विवेलेंट निकल गया। मोलरिटी पहले आया है उसमें एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करो तो बार बार यही कंफ्यूजन होता है किस में मल्टीप्लाई करना है। ये बार बार तुम अभी मेरे सामने तब तुमको समझ में आ रहा है, 2 महीने बाद तुम भूल जाओगे कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोल बाय एन फैक्टर था या मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर था। तो याद रखना हमेशा जो पहले आया था उसी में छेड़छाड़ करना है। तो मोल को एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो तो इक्विवेलेंट, मोलरिटी को एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करो तो नॉर्मलिटी। बोलो हाँ ना। अब जब हम लोग मोलर कंडक्टिविटी पढ़ रहे थे तो 1 मोल ऑफ आयन से ऑफर्ड कंडक्टेंस को मोलर कंडक्टिविटी बोल रहे थे। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, 1 इक्विवेलेंट ऑफ आयन से जो ऑफर्ड कंडक्टेंस होगा उसी को क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अब बाकी सब कुछ वही रहेगा, मोल के जगह क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट, मोलरिटी के जगह क्या आ जाएगा, नॉर्मलिटी। बोलो हाँ ना। इट इज डिफाइंड एज कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयन प्रोड्यूस्ड बाय 1 ग्राम इक्विवेलेंट, देखो, ऑफ ए इलेक्ट्रोलाइट इन द गिवन वॉल्यूम। तो लैम्डा एम इज इक्वल टू के इंटू वॉल्यूम, तो लैम्डा ई क्यू इज इक्वल टू क्या बेटा, के इंटू वॉल्यूम। लेकिन ये कौन सा वॉल्यूम होगा जिसमें 1 इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होगा। बोलो हाँ ना। तो ये वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है कंटेनिंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ क्या बेटा, इलेक्ट्रोलाइट। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? और वहाँ पे V को कैसे डिफाइन किए थे, 1000/m। तो यहाँ पे V क्या हो जाएगा, 1000/n। बोलो ना हाँ ना। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? जैसे मान लो कहीं पे तुमको दिया हुआ है n नॉर्मल सॉल्यूशन है, n नॉर्मल सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या, n इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। बोलो, इसका मतलब n इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, मतलब कितना ml, 1000 ml। तो n इक्विवेलेंट 1000 ml में, तो अपने को क्या चाहिए, 1 इक्विवेलेंट। तो अपने को क्या चाहिए, 1 इक्विवेलेंट, तो कितना बेटा, 1000/n ml। तो इसी V को मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, 1000/n से, तो फॉर्मूला निकल गया, लैम्डा ई क्यू इक्वल टू के इंटू 1000/n। बोलो हाँ ना। के की यूनिट ओम इनवर्स वहाँ आएगा, अपॉन नीचे क्या आ जाएगा बेटा, एन की यूनिट, ऊपर में इक्विवेलेंट, नीचे में क्या बेटा, सेंटीमीटर का क्यू। बोलो हाँ ना। सेंटीमीटर का क्यू ऊपर जाएगा तो सेंटीमीटर क्यू, और इसका ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो 1 सेंटीमीटर का इनवर्स सेंटीमीटर के क्यू में से 1 को सेंटीमीटर को उड़ा ले जाएगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर बचेगा। बोलो ना हाँ ना। तो देखो ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, नीचे में इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट का माइनस है। बोलो है ना। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट। क्या मेरी बात समझ में आई? अरे हाँ या ना। इसमें कोई दिक्कत? एक और रुक करके देख लो। मतलब अभी डायग्राम क्या कह रहा है कि तुमने Vml सॉल्यूशन लिया, उसमें उतना सॉल्ट डालो जो 1 ग्राम इक्विवेलेंट हो। कितना हो? अब इससे जो ऑफर्ड कंडक्टेंस होगा उसी को क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। और तुम 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डाल दो तो उससे जो ऑफर्ड होगा उसको क्या बोलेंगे। बोलो ना हाँ या ना। क्या मेरी बात समझ में आई नहीं आई? अरे बोलो हाँ या ना, पक्का समझ पा रहे हो? चलो अब इन दोनों के बीच में एक रिलेशन निकाल लेते हैं। अब रिलेशन बिटवीन लैम्डा ई क्यू एंड लैम्डा एम। बोलो हाँ ना। तुम को रिलेशन कैसे निकालोगे? ये फॉर्मूला किसका लिखा हुआ है, लैम्डा एम। ये फॉर्मूला किसका लिखा हुआ है, लैम्डा ई क्यू। तुम क्या करो, लैम्डा एम बाय लैम्डा ई क्यू ले लो। तो ऊपर में के इंटू 1000 कैंसिल, ऊपर में भी के इंटू 1000, ऊपर में क्या बेटा के इंटू 1000 कैंसिल।
तो यहाँ क्या बचेगा ऊपर में 1/n और यहाँ क्या बचेगा 1/n। तो इसको सीधा सीधा क्या लिख सकता हूँ n/, बोलो भाई ना। तुमको अभी क्या बताया था, मोलरिटी को मल्टीप्लाई कर दो किससे, n फैक्टर से, तो क्या निकल जाएगा, बोलो ना हाय ना। तो इस m को इधर ले आओ, तो n फैक्टर इज इक्वल टू n/m आएगा। तो ये n/m को क्या लिख सकता हूँ n फैक्टर। तो सीधा सीधा आ गया, ध्यान से देखो, लैम्डा m इज इक्वल टू लैम्डा m अपॉन क्या बेटा, लैम्डा EQ इज इक्वल टू कितना n फैक्टर। तो तुमको मोलर कंडक्टिविटी चाहिए, तो क्या करोगे, लैम्डा m इज इक्वल टू लैम्डा EQ इंटू n फैक्टर, क्योंकि यहाँ पे लैम्डा मोलरिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अब तक हम लोग मोलरिटी वाले में मल्टीप्लाई करते थे n फैक्टर से, यहाँ पे इक्विवेलेंट वाले में मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा, बोलो भाई ना। अब ये बात सुनने में तो काफ़ी आसान लगती है, क्योंकि अभी मैंने बताया है ये इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आएगा जब हम लोग कोलरॉस लॉ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, जहाँ पे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पढ़ेंगे एप्लीकेशन में, वहाँ पे तुम यही कंफ्यूज करोगे कहाँ n फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, कहाँ n फैक्टर से डिवाइड करना है। इंपॉर्टेंट लॉ है कोलरॉस लॉ में, तुमको यही फॉर्मूला बार बार तुम कंफ्यूज करोगे। समझ में आया। अब इस पे बेस्ट पहले एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा फैक्टर है जो कंडक्टिविटी ऑफ सेल को इफेक्ट कर सकता है। देखो ना दिक्कत क्या होगा। सबसे पहले क्वेश्चन समझो, कह रहा था रेसिस्टेंस ऑफ वन नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ ए सॉल्ट इज 50 ओम। कंफ्यूजन क्या होता है, बच्चा यहाँ रेसिस्टेंस पढ़ता है, इसको 1 मान लेता है, लेकिन रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होगा, ओम के साथ। मतलब रेसिस्टेंस कितना है 50 ओम। वन नॉर्मल सॉल्यूशन मतलब ये क्या दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन 1 नॉर्मल, या इसी को तुम नॉर्मलिटी ले सकते हो। क्या कुछ गलत कह रहा हूं। कैलकुलेट इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पूछा है, मतलब क्या पूछा है, लैम्डा EQ, और लैम्डा EQ का फॉर्मूला क्या होगा 1000 इंटू K बाई नॉर्मलिटी, ये पूछा है ना। ऑफ ए सॉल्यूशन इफ 2 प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड इन द सॉल्यूशन आर 2.1 सेंटीमीटर अपार्ट, मतलब ये गैप बिटवीन द इलेक्ट्रोड दिया है कितना L, कितना दिया बेटा L कितना 2.1 सेंटीमीटर, एंड ईच हैविंग एरिया कितना 4.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। पूछा क्या है, लैम्डा EQ 1000 पता है, n पता है, K निकालना है, मतलब कंडक्टिविटी निकालना पड़ेगा। और कंडक्टिविटी निकालने के लिए तुमको बाकी चीजें दे रखी है, क्या क्या, रेसिस्टेंस L और A। बोलो हाय ना। कैसे निकालोगे कंडक्टिविटी K, K इज इक्वल टू 1 अपॉन रो। R की वैल्यू, रो की वैल्यू क्या होती है, तो ऐसे देख लो ना, K इज इक्वल टू C इंटू L/A होता है। अरे कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। अरे बोलो ना बालक खाए ना। अब C ना दे करके तुमको R दिया है, तो C इज इक्वल टू 1/R। अरे बोलोगे या शांत बैठोगे, तो कितना हो जाएगा 1/R इंटू L/A। R की वैल्यू कितनी 50 इंटू L की वैल्यू कितनी 2.1 अपॉन कितना बेटा 4.2। तो ये कितना 1/2, मतलब कितना गया 1/100, मतलब 10 के पावर -2। बोलो हाय ना। यूनिट क्या आ जाएगा 1/R, मतलब ओम इनवर्स, मतलब महो, इसी को क्या बेटा सीमेंस सेंटीमीटर। अब उस K की वैल्यू को यहाँ पुटो, तुमको आंसर निकल जाएगा कितना 1000 इंटू K की वैल्यू कितना अपॉन नॉर्मलिटी कितना 1, तो सीधा सीधा 10 आ गया। 10 यूनिट सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट। चेक कर लो क्या तुम्हें हर एक स्टेप समझ में आया। क्वेश्चन क्या कह रहा है,
विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी, आपको कह रहा है बताओ कि मोलर कंडक्टिविटी किसकी ज़्यादा है, मतलब लैम्डा एम कंपेयर करना है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों का अपने को लैम्डा एम पहले निकालना पड़ेगा। चलो निकालते हैं। लैम्डा एम इजिकल टू, फॉर्मूला तो यही होगा 1000 इंटू के बाई एम, बोलो। और दूसरे का इधर निकालते हैं, लैम्डा एम कितना होगा 1000 इंटू के बाई एम, ये तो फॉर्मूला है। अब डिपेंड करेगा गिवन क्या है, 0.08 मोलर, मतलब मोलरिटी दे रखा है। चलो 1000 इंटू के की वैल्यू अपॉन नीचे में कितना 0.08। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी दे रखी है, देखो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, मतलब किसकी वैल्यू है ये, तुम कहोगे के की वैल्यू है। तो कितना हो गया 2 इंटू 10 के पावर क्या बेटा, ये लैम्डा एम की वैल्यू है, बोलो। सेकेंड क्वेश्चन में देखो 0.1 मोलर सॉल्यूशन, मतलब क्या दे रखा है कॉन्सेंट्रेशन, तो क्या हो गया 1000 अपॉन 0.1। ये क्या दिया है रेसिस्टिविटी, मतलब ये किसकी वैल्यू है, रो की वैल्यू है। देखो ना यहाँ पे ओम सेंटीमीटर, ये रो की वैल्यू है। ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ये के की वैल्यू है। तो के और रो में संबंध क्या है, तो रो इज इक्वल टू 1/k, तो के इज इक्वल टू क्या बेटा 1/रो। और अपने को यहाँ पे क्या चाहिए, के की वैल्यू, तो 1/रो क्या करना पड़ेगा, रो करना पड़ेगा, मतलब कितना 1/50, बोलो ना, है ना। तो इसको क्या लिख सकते हो 1/50 को, 50 को क्या लिखते हैं 0.2 लिखते हैं, 1/5 को क्या लिखते हैं 0.2। अरे बेटा 1/5 है तो कितना 0.2 लिखोगे, तो 1/50 है तो 0.02, मतलब 2 इंटू 10 के पावर -2। ये भी वैल्यू 2 इंटू 10 के पावर -2 है। अरे बोलो हाँ ना। तो कितना आ गया 1000 इंटू 10 के पावर -2 इंटू 2 अपॉन कितना 0.1, ये लैम्डा एम की वैल्यू। दोनों के लिए कंडक्टिविटी सेम थी, तो कभी किसी भी दो सॉल्यूशन का अगर कंडक्टिविटी सेम है तो जिसका कॉन्सेंट्रेशन कम उसकी मोलर कंडक्टिविटी क्या बेटा ज़्यादा, बोलो हाँ ना। बताओ फर्स्ट का ज़्यादा हो या सेकेंड का, समझ में आया, समझ में आया। किसी भी दो सॉल्यूशन के लिए अगर कंडक्टिविटी क्या है सेम है, यहाँ भी 2 इंटू 10 के पावर -2, यहाँ भी 2 इंटू 10 के पावर -2, तो कॉन्सेंट्रेशन कम किसका है, इसका, तो इसका वैल्यू ज़्यादा होगा ना। अरे किसी भी नंबर को जितने छोटे से डिवाइड करोगे वैल्यू उतनी बड़ी होगी नहीं होगी। तो लैम्डा एम ऑफ 1 इज ग्रेटर देन लैम्डा एम ऑफ क्या बेटा 2, मतलब लैम्डा एम 1 का ज़्यादा होगा लैम्डा एम 2 से। क्या मेरी बात हर एक बच्चों को समझ में आई, क्या डिफिकल्ट था। देखो क्वेश्चन कह रहा है द कंडक्टेंस ऑफ ए सॉल्ट सॉल्यूशन ए बी मेजर्ड बाय 2 पैरेलल इलेक्ट्रोड ऑफ एरिया 2, देखो बेटा ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर सेपरेटेड बाय 10 सेंटीमीटर। ये कितना दिया हुआ ए 10 सेंटीमीटर अपार्ट, मतलब ये क्या दिया हुआ है एल फाउंड टू बी 0.001, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं 10 के पावर -4। ओम इनवर्स है, मतलब किसकी वैल्यू दे रखी है सी, कंडक्टेंस सी की वैल्यू दे रखी है। इफ वॉल्यूम इनक्लोज्ड बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड कंटेन 0.5 मोल ऑफ सॉल्ट, कितना मोल बेटा 0.5 मोल ऑफ सॉल्ट, बोलो। तो अपने को क्या लगेगा कॉन्सेंट्रेशन, तो कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालेंगे C इज इक्वल टू N/V, बोलो ना हाँ ना। अरे इसका जो वॉल्यूम निकालोगे बेटा तो वॉल्यूम कितना आएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब कितना बेटा 1000 ml, मतलब कितना बेटा 1 लीटर, और 1 लीटर वॉल्यूम में जो मोल है वही क्या होगा कॉन्सेंट्रेशन, तो कितना हो जाएगा 0.5/1, मतलब कॉन्सेंट्रेशन कितना 0.5 मोलर, ये मोलरिटी हो गई। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ, पूछा क्या अपने से द मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम इज इक्वल टू, बोलो 1000 इंटू के अपॉन मोलरिटी एम। अब अपने को ढूंढ करके क्या निकालना है, के की वैल्यू निकालना है। के कैसे निकालेंगे, देखो आज के पहले क्वेश्चन निकालना है, के इज इक्वल टू सी इंटू जी,
यहाँ निकाल देता हूँ कि कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस इंटू क्या बेटा, सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट मतलब L बाई ए। C की वैल्यू दे रखी है कितना बेटा, 10 के पावर -4, अरे 0.0001 है ना, तो 10 के पावर -4 इंटू L कितना दे रखा है, अपॉन कितना, तो ये 1/10 आएगा, तो सीधा सीधा ये कितना हो जाएगा, 10 के पावर -5। बोलो ना हाँ या ना, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, अरे हाँ या ना, चलो पुट कर देते हैं। 1000 इंटू के की वैल्यू 10 के पावर -5 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन 0. कुछ गलत कह रहा हूँ, ये -5 ये +3 कितना जाएगा बेटा, -2। बोलो हाँ ना, तो ऊपर कितना जाएगा 10 के पावर -2 अपॉन कितना, इसको क्या लिख सकते हैं, ये 0.5 का 10 ऊपर जाएगा तो +10 में जाएगा, +10 एंड 10 के पावर -2 क्या हो जाएगा, 10 के पावर -1 अपॉन 5। 1/5 होता तो कितना होता, 0.2, तो कितना जाएगा 0.2 इंटू 10 के पावर -1 कितना बेटा, 0.02 यूनिट वही आएगा। शेखर बताओ आंसर बी या सी, बी। तो आज मैं आपको कंडक्टेंस ऑफ सेल में 5 फैक्टर बताया है, टोटल 5 फैक्टर देखेंगे। अब कौन कौन सा फैक्टर है जो कंडक्टेंस को क्या कर सकता है, इफेक्ट कर सकता है, तो देखेंगे अगले क्लास में जो पढ़ाऊंगा वही सिलेबस बचा हुआ होगा। आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू।